नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज बात होगी बिहारी जो कि रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। बीए हिंदी ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर में बिहारी के कुछ छंद लगे हुए हैं, लगभग 9-10 छंद। उन पर विस्तार से व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। बताया जाएगा कि सप्रसंग व्याख्या आपको कैसे करनी है और किस तरह से आपको अपना उत्तर लेखन कर बेहतर बनाना है, जिससे कि आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाएं। साथ ही साथ बात हो जाएगी इस वीडियो में सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। तो ये वीडियो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और सप्रसंग व्याख्या के दृष्टिकोण से भी चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सीधे आ जाते हैं सबसे पहले छंद पर। लिखा है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा यानी कि सांसारिक मोह माया से मुझे मुक्ति दो। राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर जो है किससे प्रार्थना की जा रही है? यहाँ पर बिहारी जो हैं वो राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मेरी सांसारिक बाधाएं जो हैं, सांसारिक समस्याएं जो हैं, सांसारिक विद्रूपताएं जो हैं, जो मैं सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ हूँ, उनको आप ख़त्म कर दीजिए, उनका हरण कर लीजिए, उन समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। यहाँ पर राधा रानी के चमत्कार को, उनकी प्रति जो भक्ति भाव है बिहारी लाल का, वो यहाँ पर उभर कर आता है कि राधा रानी एक ऐसी स्त्री हैं जिनके देखने भर से यानी जिन्हें श्री कृष्ण निहार भर लेते हैं, जो श्री कृष्ण स्वयं कहे जाते हैं कि 100 कामदेवों को मिलकर श्री कृष्ण का रूप गढ़ा गया है। यानी श्री कृष्ण इतने रूपवान हैं कि उनको देखकर कामदेव भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सौंदर्य पर इस तरह से प्रभावित है, या कह लीजिए राधा रानी का सौंदर्य, राधा रानी की शक्तियाँ, राधा रानी का व्यक्तित्व इतना सौंदर्यवान है, इतना गुणवान है कि श्री कृष्ण भी उन पर मोहित हो जाते हैं। तो उन्हीं राधा रानी से प्रार्थना है कि वो मेरी सांसारिक मोह माया को मुक्ति दिलाएं, यानी सांसारिक मोह माया से मुझे मुक्ति दिलाएं। अब बात कर लेते हैं इसका संदर्भ क्या होगा। हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है और संदर्भ सारे ही छंदों का एक ही होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत छंद हिंदी साहित्य के रीतिकालीन काव्य के, या फिर कह लीजिए रीतिकालीन काव्यधारा के रीति सिद्ध कवि, रीतिकालीन काव्यधारा के रीति सिद्ध शाखा के कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है या अवतरित है या फिर लिया गया है। तो इस तरह से आपको सारे ही छंदों का संदर्भ लिखना है, जो कि एक ही रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे छंद पर बढ़ते हैं। जब जब वै सुध कीजिए, तब तब सब सुध जाए, आखिन आखिन लागी रही, आँखें लागत नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, यानी जब जब मैं उनकी सुधि करता हूँ, बिहारी कह रहे हैं जब जब मैं उनकी सुध में डूबता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, तब तब सब सुध जाए। तो बाकी जो मेरे जीवन की जो स्मृतियाँ हैं वो सारी मैं भूल जाता हूँ। यानी जब मैं भगवान की, ईश्वर की यादों में डूबता हूँ, ईश्वर की स्मृतियों में डूबता हूँ, तो बाकी जितनी मेरे जीवन भर की अभी तक संचित की गई स्मृतियाँ हैं वो विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें मैं भूल जाता हूँ। आँखें लगी रही, आँखें लागत नहीं, यानी आँखों से आँखें इस तरह से लग गई हैं ईश्वर से कि अब मेरी आँख नहीं लग रही। यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी अब मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं उनके स्मृतियों में, उनके रूप में, उनके गुणों में इस तरह से खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ कि अब मेरी आँखों से नींद जो है वो विलीन हो चुकी है। एक तो आप इस दृष्टि से देख सकते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम है भक्त का। दूसरी ओर आप इस दृष्टिकोण के साथ भी देख सकते हैं इसको कि एक नायिका है, वो ये बातें कह रही है। वो नायिका कैसी वियोगिनी नायिका है, वो अपनी सखी से ये बात कह रही है कि जब जब मैं नायक की सुध में डूबती हूँ, नायक की स्मृतियों में डूबती हूँ, तब तब मैं बाकी सारी चीज़ें, दुनिया जहाँ की चीज़ें भूल जाती हूँ और उस वजह से मेरा मन जो है उन
पर ही पूरी तरह से न्यौछावर हो जाता है, नायक पर ही पूरी तरह से न्यौछावर हो जाता है, जो कि अभी मेरे करीब नहीं है, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आती। तो दो दृष्टिकोणों से आप इस छंद को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे छंद पर। लिखा है मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। मकर आकृति, दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है मकर आकृति। मकर आकृति के गोपाल यानी कि श्री कृष्ण के सोहत कुंडल कान, उनके कुंडल जो हैं वो मकर आकृति के हैं। मकर किसको कहते हैं? मकर कहते हैं मछली को। उस आकृति के कुंडल उन्होंने अपने कानों में धारण कर रखे हैं। दूसरी पंक्ति आई है, धैर्यो मनो हिये धर समरू ड्योणी लसत निशान। तो यहाँ से अर्थ निकल रहा है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना अधिक बढ़ गया है, या उनका तेज जो है, उनका रूप जो है इतना तेजपूर्ण है, मतलब व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि श्री कृष्ण के सौंदर्य ने कामदेव के हृदय पर पताका लहरा दी है। निशान यानी कि किसी दहली पर अपना पताका लहरा देना, एक तरीके से जीत लेना। तो जीत लेना, क्या जीत लेना? कामदेव के हृदय पर अपनी पताका, विजय पताका लहरा दी है श्री कृष्ण ने, नायक ने। ठीक है, दूसरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात हो गई है 3 छंदों की, चौथे छंद पर बढ़ते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पर आते हैं। लिखा है घाम घरीक निवारिये कलित ललित अलिपुंज जमुना तीर तमाल तरु मिलत मालती कुंज। यहाँ पर जो बिहारी लाल हैं, इस पद के माध्यम से नायिका नायक से मिलने को किस तरह से व्याकुल है, इस बात को दर्शाया गया है। नायिका कहती है कि जमुना के किनारे मालती कुंज पर मैं आपके यानी कि नायक के पास मिलने के लिए आऊंगी और थोड़ी देर वहीं पर विश्राम करूंगी। तुम मेरे वहां पर मिलने, मतलब तुम मुझसे वहां पर मिलने आ जाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ये बात नायिका कह रही है कि घाम गरीक निवारिये, यानी मैं जो हूँ, घाम गरीक निवारिये यानी एक तरीके से घरीक यानी कि घड़ी भर के लिए, कलित ललित अलिपुंज, अलिपुंज यानी कि भंवरे, अली का अर्थ होता है भंवरे, पुंज यानी कि ग्रुप, तो जहाँ पर भंवरे उड़ रहे होंगे, ऐसे मतलब बढ़िया जगह होगी, जो बगीचा होगा वहाँ पर फूलों पर भंवरों के जो ग्रुप हैं, भंवरे मंडरा रहे होंगे। बेसिकली ये बात कहने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जमुना तीर तमाल तर मिलत मालती कुंज, जहाँ पर मालती का वृक्ष है, उसके नीचे मैं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। पास में जमुना तीर है, यानी जमुना नदी के किनारे पर मैं पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम घड़ी भर के लिए वहां पर मुझसे मिलने आ जाना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो घाम है, इसका अर्थ धाम होगा। अगर आप चाहें तो इसे करेक्ट कर सकते हैं, मिसप्रिंट भी इसको माना जा सकता है। धाम यानी कि कोई स्थान होता है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब अगले छंद पर। लिखा है उन हर को हंसी के इतय इन सपी, उन हर को हंसी के इतय इन सौंपी मुस्काई, नैन मिले मन मिले, नैन मिले मन मिल गए दोनों मिलवत गाई। अब नैन मिलने से मन मिल जाना, यहाँ पर जो है सीधा अर्थ निकल रहा है कि प्रेम के बीज का प्रस्फुटन हो गया है ना। प्रेम का बीज जो है वो प्रस्फुटित हो गया है, जैसे ही नायक नायिका के नैन एक दूसरे से मिलते हैं। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं आपको बता भी दूं, अगर आपने गौर ना किया हो, कि जितने ही यहाँ पर छंदों की चर्चा हो रही है, सभी में श्रृंगार रस की आवृत्ति दिखाई देगी, श्रृंगार रस प्रयोग हुआ है। कहीं पर श्रृंगार रस का संयोग भाव आया है, तो कहीं पर वियोग भाव आया है। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या पूरी देख लेते हैं, जहाँ पर मैंने एक पंक्ति के माध्यम से आपको इसका प्रसंग बताने की कोशिश की है। तो इस पद में कृष्ण और नायिका के मिलन को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर आप जो है नायक को भी रख सकते हैं, दो दृष्टियों से आप बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो नायक को रख सकते हैं और दूसरे ही स्थान पर आप कृष्ण और राधा को रख सकते हैं। एक स्थान पर आप नायक नायिका की तुलना करके रख सकते हैं कि नायक नायिका के मिलन की बात बताई गई है, और दूसरी ओर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम सौहार्द भाव को यहाँ पर इन छंदों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए मथुरा में जा रहे हैं, तो नायिका भी अपनी गायों के झुंड को उन्हीं से मिलवा देती है, यानी
जो श्री कृष्ण के गायों का झुंड है उसी में नायिका अपने गायों का झुंड मिला देती है और इस तरह दोनों की आंखें मिल जाती हैं और फिर मन भी मिल जाते हैं। तो नायक जो है वो गाय चराने निकला है, जो नायिका है वो अपनी गायों को उसी गाय के जो समूह है उसमें मिला देती है और इस वजह से नायक नायिका के जो नैन मिल जाते हैं और दोनों में प्रेम का बीज का प्रस्फुटन हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं और अगले छंद पर चर्चा करते हैं कि जटित नीलमणि जगमगति सीक सुहाई नाक मनो अली चंपक कली बसी रसुलेत निसाक। अब ये वाला जो पद है या ये वाला जो छंद है, नायिका राधा या फिर कह लीजिए सिर्फ नायिका के नाक की सुंदरता को अनोखे या फिर अनूठा वर्णन इस पद के द्वारा बिहारी लाल ने किया है। सीक का अर्थ यहाँ पर होता है, आप अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको बता दूं, जो नाक में डालने वाली पतली डंडी होती है, आपने शायद देखा भी हो, कुछ लोग डालते हैं, तो उसको सीक कहते हैं। अब सुहाई यानी कि अच्छी लग रही है, नाक का तो अर्थ नाक ही होता है कि जटित नीलमणि जगमगती यानी जगमगा रही है नीलमणि, या फिर कह सकते हैं नाक में जो नोज रिंग पहन रखी है या फिर कुछ ऐसा नाक में धारण किया है, नाक में पहनने वाला जिसमें कोई नीलमणि लगी हुई है जो जगमगा रही है, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जिसके प्रकाश से संपूर्ण जग जगमगा रहा हो। तो इस तरह से भी आप इस बात को रेखांकित कर सकते हैं। अब दूसरी लाइन आई है मनो अली। मनो जहाँ पर आ जाता है मानो मनहु जानो जनो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो ये बात आप विशेष में बता देंगे। अली का अर्थ भंवरा होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अली चंपक कली बसी रसुलेत निसाक, जैसे कोई भंवरा किसी फूल पर, चंपा के फूल पर, चंपा की कली पर बैठा उसका रसास्वादन कर रहा हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर बातों को एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले छंद पर आते हैं। लिखा गया है मिल चंदन वेंदी रही गौरे मुँह न लखाई, ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े त्यों त्यों उघरत जाई। अब यहाँ पर ज्यों और त्यों आया है, तो मतलब ज्यों का अर्थ होता है जैसे जैसे और त्यों का अर्थ होता है तैसे तैसे, यानी जैसे जैसे मद लाली चढ़ रही, यानी जो लाली का मद है, लालिमा का मद चढ़ रहा है, वैसे ही जो नायिका है खुलकर अपनी बातें रख रही है। तो मैं शुरू से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर बात करूँ तो लिखा है मिल चंदन वेंदी रही गौरे मुँह न लखाई। नायिका के मुख पर चंदन की बिंदी, बेंदी का अर्थ है बिंदी, वो लगाई हुई है उसने। नायिका के मुख पर चंदन की बिंदी बहुत ही सुंदर लग रही है और वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मदिरा पान के बाद जो लाली चढ़ती है उससे जब नज़र जो होती है वो किस तरह से थोड़ी सी लालिमा लिए हुए हो जाती है, यानी नज़रों में भी लालिमा बिखर जाती है, उसी तरह यहाँ पर महसूस हो रहा है। जो नायिका है वो, उसका यौवन है वो इस तरह से निखर कर सामने आ गया है जब उसने श्रृंगार किया है, बिंदी लगाई है गौरे मुख पर, सुंदर चेहरे पर। तो इस तरह से उसका जो सौंदर्य है वो निखर कर आया है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मदिरा पीने के बाद किसी व्यक्ति की आंखों में जो लालिमा छा जाती, वैसे ही यहाँ पर नायिका की स्थिति महसूस हो रही है, फिर नायिका की स्थिति हो गई है जिसको बिहारी लाल ने उल्लिखित किया है। तो यहाँ पर नायिका भेद की भी बात की गई है जिसको आप इसके विशेष में बताएंगे। और बिना समय ज़ाया किए अगले छंद पर बढ़ जाते हैं। अगला छंद है, कहा गया है लिखन बैठ जाकी छवि, यानी जिसकी छवि में लिखने बैठती हूँ। गही गही गर्भ गुरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। नायिका के रूप सौंदर्य का बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि नायक जब नायिका की सौंदर्य को लिखने बैठता है, वैसे अगर दोनों ही दृष्टियों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बिहारी जी कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है या उसका यौवन इतना सौंदर्यवान है, इतना आकर्षक है कि जब नायक उसकी छवि गढ़ने बैठता है तो वो मतलब पूरी तरह से खुद वशीभूत हो जाता है उस नायिका के सौंदर्य में। तो बिहारी जी कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है कि सारे चित्रकार नायिका के रूप सौंदर्य को चित्रित करने के लिए अभिमान से बैठे हैं, यानी
कि हम तो इनको चित्रित कर लेंगे यूं ही कुछ क्षणों में, लेकिन नायिका का जो सौंदर्य है वो अपरंपार है, अपूर्व है, किसी और स्थान पर वो व्याप्त नहीं है। इसीलिए जब वो गुरूर के साथ में पहले तो चित्रकार बैठे हैं चित्रकारी करने की, हम तो यूं ही कुछ क्षणों भर में, मेरे लिए तो क्षण भर का काम है नायिका के चित्र का अंकन करना, लेकिन उनका गुरूर जो है वो कुछ ही देर में उनका अभिमान टूट जाता है, क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि चित्रकारों को बार बार नायिका की सुंदरता परिवर्तित होते दिखाई देती है। जैसे ही ऐसे समझिए वो गढ़ पाते हैं, नायिका का चित्रण कर पाते हैं, वैसे ही उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने नायिका की कोई जो अंग है, जैसे कि आँख है या फिर होठ है, उनको सही से गढ़ा नहीं है। तो सुंदरता जो है क्षण क्षण पर बदल रही है, यानी प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है। विकृत बुद्धि वाले, किंतु या फिर कह लीजिए विकृत बुद्धि वाले कितने ही चित्रकार अभिमान से भरे हुए थे, लेकिन कोई भी नायिका का चित्र नहीं गढ़ पाया। तो बिहारी ने यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का, नायिका भेद का अद्भुत वर्णन किया है, और यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण भी किया गया है, यानी यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी कहीं ना कहीं निहित दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं बिहारी पर आधारित जो PYQs बन सकते हैं उन पर भी वीडियोस लेकर आ जाऊंगी। और कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं, विशेष की दृष्टि से मैं बोल दे रही हूँ, आप नोट डाउन इनको कर लीजिए। पहला पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर नायिका भेद की बात हुई है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा, नक्षिक वर्णन की बात हुई है। तीसरा पॉइंट बनेगा, श्रृंगार रस यहाँ पर प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस के दोनों ही जो भाग हैं या फिर दोनों ही प्रकारों का प्रयोग दिखता है, संयोग का भी और वियोग रस का भी। साथ ही साथ बात करें तो दरबारी संस्कृति के अनेक पक्षों का यहाँ पर चित्रण दिखाई देता है, और प्रकृति चित्रण भी दिखाई देता है, जहाँ पर नायिका जमुना तीर पर नायक को मिलने के लिए बुलाती है। उस वाले छंद में आप प्रकृति चित्रण को निरूपित होते देख पा रहे होंगे। तो बिहारी की जो मूल लक्ष्य होता है बिहारी लाल का, वो होता है श्रृंगार रस की स्थापना करना, जिसकी वजह से कई लोग बिहारी को सस्ता कवि भी कह देते हैं कि इन्होंने सिर्फ अशर्फियाँ कमाने के मकसद से ही लेखन कार्य किया। अब ये बात कितनी सच है आप तब जान पाएंगे जब आप बिहारी को विस्तार से गहराई से जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शिल्प पक्ष में बात कर लें तो दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ अलंकारों की बात कर लें तो उत्प्रेक्षा अलंकार आया है और अतिशयोक्ति अलंकार आया है, यमक का भी प्रयोग दिखा है। साथ ही साथ जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ पर आप लिखेंगे कि उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि लक्षणा और व्यंजना दो शब्द शक्तियाँ हैं, इनका भी प्रयोग यहाँ पर दिखाई दिया, लक्षणा और व्यंजना। आप वीडियो को थोड़ा बैक कर करके दोबारा सुन लें, ताकि आप ये पॉइंटर्स जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर श्रृंगार, भक्ति, वीर और करुण रस की भी आवृत्ति दिखाई दे जाती है। वीर रस की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बिहारी वीर रस का प्रयोग करते हैं अन्य काव्य में। अन्य जो कई कविताएँ हैं या फिर लेखन है उनका, काव्य है, उसमें वीर रस का प्रयोग कहीं ना कहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो है श्रृंगार रस है और भक्ति रस है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके द्वारा बताए गए किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे आपके बिना बताए आपकी डाउट या क्वेरी के बारे में नहीं पता चलेगा। बाकी अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे आकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप चाहें तो मुझसे सुझाव ले सकते हैं, या जो समस्याएँ आपकी हैं वो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़िए और भी अपने साथियों को जोड़िए ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।